कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए अब जवाब देना मुश्किल हो गया है। मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी कोई भी आरोप लगा देते हैं, लेकिन आरोप लगाने से पहले राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं। उन्हें सिर्फ मोदी सरकार के हर फैसले को लेकर विरोध जताना आता है। सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करना ही कांग्रेस के नेताओं का काम रह गया है। 10 साल से बीजेपी सत्ता में है। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अनगिनत आरोप लगाए हैं, लेकिन राहुल गांधी अब तक अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए हैं। लेकिन राहुल गांधी अब एक्सपोज हो गए हैं। देश के लोग देख रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बोलते हैं जिस पर वो बीजेपी को घेर सकें। बंगाल के कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई घटना बीजेपी शासित राज्य में हो जाए तो राहुल गांधी तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। जिस मुद्दे पर राहुल गांधी बीजेपी को घेर रहे थे, उसी पर उनकी पोल खुल गई है और कांग्रेस और राहुल एक्सपोज हो गए हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस की पोल एक बार फिर खुल गई है और देश के सामने जो बात बाहर आई है उससे कांग्रेस एक्सपोज हो गई है और राहुल गांधी जो बीजेपी को लेकर दावा कर रहे थे वो खुद घिर गए हैं और इस खुलासे से राहुल गांधी की पोल खुल गई है। दर्शकों, जो लोग खुद देश के गरीबों, शोषित और वंचित लोगों के हकों पर डांका डालते रहे हैं, उनसे आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो देश के गरीब, शोषित और वंचित लोगों को उनका हक देंगे। देश के तमाम गरीबों का राजनीतिक प्रयोग करने वाले ये लोग सिर्फ ये जानते हैं कि देश के इन अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों का राजनीतिक दोहन कैसे करना है। कांग्रेस लगभग 70 के दशक से करती भी आई है। सिर्फ कांग्रेस आज तक दलितों और गरीबों की बात करती आई है, लेकिन सबसे ज्यादा हक भी देश के भीतर इस वर्ग का इन्हीं लोगों ने मारा है। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्र सरकार में सचिव के विभिन्न स्तर के 45 पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला तो बवाल मच गया। लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया को नजरअंदाज करने पर सबसे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आवाज उठाई। मामला जोर पकड़ते देख सरकार ने कदम वापस ले लिए और विज्ञापन रद्द हो गया। अब अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार में हुई भर्तियों की पोल खोली है। अखबार ने दावा किया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में ज्यादातर उच्च पदों पर नियुक्तियां आरक्षण नियमों को दरकिनार करते हुए की गई। द हिंदू ने कहा है कि वर्ष 2007 से ही ICAR के ज्यादातर उच्च पदों को लेटरल एंट्री के जरिए भरा गया, जिसमें SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए आरक्षण प्रक्रिया लागू नहीं की गई। ध्यान रहे कि वर्ष 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री मनमोहन की अगुवाई में UPA सरकार ने देश पर शासन किया था। अखबार का दावा है कि उसने 2007 से कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा की। ये बोर्ड भारत के 113 केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों के लिए ICAR की भर्ती इकाई है। रिपोर्टों से पता चलता है कि वरिष्ठ वैज्ञानिक, रिसर्च मैनेजमेंट पोस्ट या उससे ऊपर के ग्रेड वाले की भर्ती लेटरल एंट्री या सिर्फ इंटरव्यू से की जाती है। दूसरी ओर 3 स्तरीय चयन प्रक्रिया है। इसमें योग्यता, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा और एक साक्षात्कार के आधार पर भर्तियां होती हैं। इसे सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है, जिसमें आरक्षण प्रक्रिया का पालन होता है। ICAR कृषि और संबद्ध गतिविधियों के सबसे बड़े अनुसंधान निकायों में से एक विश्व स्तरीय संस्था है। जुलाई 2020 के एक ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार इसमें 6304 वैज्ञानिक कार्यरत हैं। ये 1997 के बाद से ICAR के 8 डिपार्टमेंट में 23 पदों की मामूली वृद्धि है। इसके वर्तमान 6304 कर्मचारियों में से 4420 वैज्ञानिक हैं। इनकी भर्ती आरक्षण नीतियों के आधार पर सिंगल एंट्री सिस्टम से होती है। क्या राहुल गांधी मानेंगे कि उनकी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने कम से कम 7 वर्षों 2007 से 2014 तक SC ST और OBC समुदाय का संवैधानिक अधिकार पर डाका डाला था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपनी चिट्ठी में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अगुवाई वाले विधि आयोग की सिफारिश का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विधि आयोग ने लेटरल एंट्री की सिफारिश की थी। दूसरी तरफ UPA सरकार में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन कर उसके सदस्यों की लेटरल एंट्री से भर्ती की गई थी। इतना ही नहीं, इसकी चेयरपर्सन होने की आड़ में सोनिया गांधी सुपर PM बन गई थी। तब दलितों, वंचितों, पिछड़ों के अधिकारों की चिंता क्यों नहीं हुई? राहुल गांधी को इन सवालों के जवाब तो देने चाहिए। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि किस तरह से कांग्रेस ने सिर्फ अपनी सत्ता पर खलनी में रख गरीबों और शोषितों का सिर्फ दोहन किया है, भला नहीं किया है।
अपने हुए बेगाने, ऐसा ही कुछ कांग्रेस ने कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ कर दिया। जिन लोगों ने अपने अपने इलाके में हरियाणा में फिर से कांग्रेस को सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए दम लगा दिया, उन्हीं को कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चिंताजनक हालात में छोड़ दिया, या यूं कह लीजिए कि सांसद होते हुए भी हरियाणा की राजनीति में उन्हें ठिकाने लगा दिया है। कांग्रेस आलाकमान भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे नतमस्तक है और शैलजा और सुरजेवाला उम्मीद भरी नजरों से आलाकमान की तरफ देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले से शैलजा और सुरजेवाला की नींद गायब हो गई है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हरियाणा में सरकार बनाने के हसीन ख्वाब देख रही कांग्रेस के रास्ते में सबसे बड़ी मुश्किल दिग्गजों के बीच सीएम के चेहरे को लेकर चल रही लड़ाई है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दिग्गजों की इस लड़ाई से होने वाले संभावित नुकसान को देखते हुए ही किसी भी नेता को पार्टी का चेहरा घोषित नहीं किया है, क्योंकि पार्टी को इस बात का डर है कि अगर वो किसी नेता को चेहरा बनाएगी तो इससे पार्टी में घमासान बढ़ेगा और चुनाव में उसे नुकसान होगा। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है, उसे देखते हुए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सख्त रुख अख्तियार करना पड़ा। हरियाणा में कांग्रेस को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को बरकरार रखने में कामयाब होगी। कांग्रेस का दावा है कि हरियाणा में किसान केंद्र की बीजेपी सरकार से नाराज है। इसके अलावा महिला पहलवानों की यौन शोषण के आरोपों के मामले को भी कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी को घेरने में नाकाम साबित हो रही है और हरियाणा में बीजेपी फ्रंट फुट से खेल रही है। बीजेपी जहां एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरी है, तो वहीं कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। हरियाणा कांग्रेस के सभी बड़े नेता मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है और राज्य के सभी नेता एक दूसरे के खिलाफ सियासी चालें चल रहे हैं। कुमारी शैलजा 4 बार लोकसभा की सांसद रही हैं और 1 बार राज्यसभा में भी जा चुकी हैं। वो भारत सरकार में मंत्री और हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह भी कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार थे। कुमारी शैलजा दलित समुदाय से आती हैं और वो दलित समुदाय को भागीदारी दिए जाने के नाम पर मुख्यमंत्री पद पर दावा कर सकती हैं। कुमारी शैलजा सिरसा के अलावा अंबाला सीट से भी सांसद रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस में जाट समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं। हरियाणा में जाट समुदाय की आबादी 25% के आसपास है। रोहतक, झज्जर, सोनीपत के इलाकों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा नाम है। इस लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने अधिकतर समर्थकों को चुनाव जितवाकर कांग्रेस हाईकमान को अपनी ताकत का एहसास कराया है। लोकसभा चुनाव में रोहतक, हिसार, सोनीपत की सीटों पर हुड्डा समर्थक चुनाव जीते हैं। रोहतक सीट से उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी जीत मिली है। बाबरिया के बयान के बाद कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला इसीलिए परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विधानसभा चुनाव लड़ना तय है और वो वर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। हुड्डा रोहतक जिले की गढ़ी सांपला किलोई सीट से 4 बार विधायक रहे हैं और इस बार भी इस सीट से उनका जीतना लगभग तय है। अगर कांग्रेस को हरियाणा में बहुमत मिला और पार्टी हाईकमान ने विधायकों में से ही मुख्यमंत्री का चुनाव किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम निश्चित रूप से सबसे आगे हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयवान सिंह को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही समर्थक माना जाता है। ऐसे में कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का पत्ता कट सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस द्वारा सांसदों को चुनाव न लड़ाने के फैसले से कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला की बेचैनी बढ़ गई है। दर्शकों, आपको समझना होगा कि कांग्रेस के भीतर हमेशा से इस तरह की पारिवारिक धड़ेबंदी हावी हो रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार राज्यों का चुनाव हारती रही है। दोस्तों, दिल्ली में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इस पर राजनीति भी गर्मा गई है और मुख्य विपक्षी दल भाजपा भी एक्टिव हो चुकी है। दर्शकों, समझने की जरूरत ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, सरकार में कोई मुखिया है नहीं और सरकार अनाथों की तरह चल रही है, तो वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली में घूम घूम कर PR इवेंट कर रहे हैं। दर्शकों, समझने की ज़रूरत ये भी है कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने अपने हर वादे से U-टर्न लिया है, उससे एक बात तो साफ है कि वाकई दिल्ली में सरकार का शासन तो खत्म हो चुका है।
और माफियाओं का शासन शुरू हो चुका है। फिर चाहे वो पानी ले जाने वाले टैंकरों की जांच हो, अस्पताल बनाने में की गई बेईमानी की बात हो या चल रहे कथित शराब घोटाले की बात, तो हर जगह प्रसिद्ध हो ही गई है। दिल्ली की ना गलियां साफ हुई, ना हवा साफ हुई और ना ही केजरीवाल सरकार निगम में सरकार बनाने के बावजूद दिल्ली के कूड़े का पहाड़ हटा पाई। तमाम दुश्वारियों के बावजूद भी आपकी सरकार चल रही है, लेकिन कब तक चलेगी कोई कुछ नहीं बता सकता है, क्योंकि एक कहावत हमारे यहाँ काफ़ी प्रचलित है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आखिर क्यों अटकलें जोरों पर हैं कि दिल्ली में लग सकता है राष्ट्रपति शासन, वो भी आपको बताते हैं। दिल्ली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली पर चिंता जताते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में बीजेपी विधायकों ने कहा कि दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था पंगु हो चुकी है। आबकारी नीति घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4 महीने से जेल में हैं। इसके बावजूद सीएम ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, जिससे एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है और इसी के कारण दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। भाजपा विधायकों ने आप सरकार द्वारा किए अहम फैसलों में हो रही देरी का भी हवाला दिया है। प्रतिनिधि मंडल में विधायक मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय महावर, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जितेंद्र महाजन, करतार सिंह तंवर और दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद मौजूद थे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा का संविधान के प्रति सम्मान नहीं है। वो जहां चुनाव जीत नहीं पाती, वहां चुनी हुई सरकार के काम को बाधित करती है। पार्टी ने कहा कि हम राष्ट्रपति से अपील करते हैं कि वे एलची को बर्खास्त करें, जो संवैधानिक पद पर रहते हुए भी नकारात्मक राजनीति में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा जानती है कि वो दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकती, इसीलिए ऐसी मांग कर रही है। दर्शकों, समझने की ज़रूरत है कि दिल्ली के लोग अब केजरीवाल सरकार के हर पैंतरे को जान गए हैं, इसलिए वे समझ गए हैं कि दिल्ली को अब सुधारना है तो केजरीवाल साहब को हटाना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।